अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार, मैं हूं आद्या और स्वागत है आपका सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में, जिसके तहत हम आप तक पहुंचाते हैं वो इम्पोर्टेंट मुद्दे जो डेली न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम्स के लिए क्या है। तो हमारी सबसे पहली जो न्यूज है वो ये है कि पीएम मूड सोशल मीडिया एंड क्रिप्टो करेंसी नॉर्म्स। ये जो पूरा हमारी हेडलाइन है ये किस चीज से रिलेटेड है तो आपको पता होगा, 2-3 दिन से हम ये न्यूज कवर कर रहे हैं। दैट इज समिट फॉर डेमोक्रेसी, जो कि जो बिडेन ने प्लान किया है। वाई टू रिन्यू द स्पिरिट एंड शेयर्ड पर्पसेस ऑफ द वर्ल्ड लेवल डेमोक्रेसीज। आपको पता होगा बहुत सारी डेमोक्रेटीज कंट्री हमारे वर्ल्ड में हैं और जिनमें से मेजरली जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। इस पूरी न्यूज को जो है हमने कब से कवर किया मैं आपको बता दूं, तो जब ताइवान और चाइना का इशू आया था कि भाई ताइवान को इनवाइट किया गया था इस समिट का पार्ट होने के लिए और चाइना को ये बात बुरी लगी थी, तब से हम इस न्यूज को डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। जिस दिन भी ये न्यूज़पेपर में आया है तो आप हमारे पास लेक्चर्स को भी देखकर समझ सकते हैं, एक एक चीज एक एक डॉट्स आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है आज के न्यूज़पेपर में, वो मैंने हर जगह आप देखोगे मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, ताकि पूरी न्यूज पढ़ने का आपको कोई जरूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहली बात की मुद्दा क्या था आज के न्यूज हेडलाइन का, तो देखिए इस समिट में इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है इस समिट में, जो कि वर्चुअल समिट है। और यहाँ पर जो हमारे देश को प्रेजेंट कर रहे थे हमारे पीएम साहब मिस्टर मोदी, तो इन्होंने कहा है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं ग्लोबल वर्ल्ड में हमारे आसपास, उन सबको मिलकर जॉइंटली जो है डील करना चाहिए दो चीजों को, पहली हमारी सोशल मीडिया और दूसरी हमारी क्रिप्टो करेंसी नॉर्म्स को। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा है किसने, मिस्टर मोदी ने, ओके, इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। अब जो दूसरी चीज इससे इंपॉर्टेंट आती है वो ये कि भाई देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये समिट अगर लाया जा रहा है तो क्यों लाया जाएगा, जितनी भी डेमोक्रेसीज है उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको और मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा जो प्लान था वो जो बिडेन का था और जो थीम रखी गई थी इस पूरी समिट की वो भी यही रखी गई थी कि भाई 3 चीजों पर हमारा मेन फोकस रहेगा। पहला कॉम्बैटिंग अथॉरिटेरियनिज्म, दूसरा फाइटिंग करप्शन और तीसरा हमारा रहेगा प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। और आपको पता होगा 10 दिसंबर को हमारा ह्यूमन राइट्स डे भी होता है, जो कि कल था, राइट। तो इन 3 चीजों में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो थीम है हमारी ये 2 तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स लेवल पर अगर हम देखें तो यूपीएससी कई बार डायरेक्ट थीम्स पूछ देता है हमें समिट्स का, कॉन्फ्रेंसेस का, ठीक है, तो वहां तो ये इंपॉर्टेंट होगी ही। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है वो हमारे मेंस पेपर और एस्से पेपर से रिलेटेड है। वो कैसे, तो देखिए जब भी आप देखे होंगे कई बार आपको करप्शन पे एस्से मिलता है, कई बार ह्यूमन राइट्स पे एस्से मिलता है, तो वहां पर ना आप कोट कर सकते हो कि भाई ये जो समिट हुआ था हमारा समिट फॉर डेमोक्रेसी, वहां के थीम में ये जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, सेकेंड पार्ट था, लाइक फाइटिंग करप्शन इज द सेकेंड पार्ट, या अगर ह्यूमन राइट्स है तो दैट वाज द थर्ड ऑर्गन, थीम का एक ऑर्गन था। इससे क्या होगा कि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो एग्जामिनर को बहुत वाइड लगेगा एंड नो डाउट ही विल बी बाउंड टू रीड योर आंसर एंड टू गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, तो ये तो हो गया उससे। दूसरी चीज, जहां भी आप ऐसे लिख रहे हैं वहां भी आप सेम यही काम कर सकते हैं, उससे भी यही होगा। और करप्शन से रिलेटेड ऐसे तो हमें कई बार मिल जाते हैं, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऐसे कई बार मिल जाते हैं। इनफैक्ट आज के ही न्यूज़पेपर में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स पर बात की है। ठीक है, उसे अभी हम देखेंगे अगले खबर के साथ क्या है वो इशू।
तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हुई है, जो कि एक स्लोगन था हमारा, वर्ल्ड फेमस स्लोगन है वो, कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमारे मोदी जी ने हमेशा की तरह इस स्लोगन को भी एक नया रूप दे दिया है, एक नया आकार दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई नाउ डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली ऑफ द पीपल, बाय द पीपल या फॉर द पीपल, बट इट इज ऑल्सो with the people and within the people. So this is going to be the new trending thing with the democracy. ठीक है, तो ये स्लोगन, जैसे आपको पता होगा जब भी एसेज आते हैं या जब भी आंसर्स आते हैं ना, हमारी ओपनिंग लाइन आंख बंद करके ये तो होती थी कि भाई डेमोक्रेसी पे है, छाप दो यहाँ पर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। बट नाउ द सीन हैज चेंज, नाउ यू हैव टू कोट दिस स्लोगन। और यकीन मानिए, सिंस हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये स्लोगन दिया है, तो अगर आप ये स्लोगन लिखोगे ना अपने आंसर में, पक्का आपको नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये चीज डालनी है हमें। ओके, और जो मुद्दा था, जो कहा या जो उठाया गया मोदी जी द्वारा, वो यही था कि भाई हमें सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी पे फोकस करना है। ये दोनों जो है हमें पूरे वर्ल्ड डेमोक्रेसीज को मिलकर डील करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम इसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं और क्या डेवलपमेंट्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी अगली खबर किससे है। तो हमारी जो दूसरी न्यूज है वो है हमारी सेडिशन लॉ से रिलेटेड। अभी हाल ही में हमारा एक्सप्लेनर भी गया है सेडिशन लॉ पर, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। तो न्यूज ये थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं हमारे किरण रिजिजू साहब, ठीक है, उन्होंने लोकसभा में कहा है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, उनके पास कोई प्रपोजल ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि भाई कंसीडर दी, जो कि ये कंसीडर कर रहा हो टू स्क्रैप दी सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड IPC। ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास प्रपोजल अभी नहीं पड़ा है, तो हम इस मुद्दे पर वो कर ही नहीं रहे, कोई चर्चा हमारी हो ही नहीं रही है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है रिगार्डिंग सेक्शन 124A वो पेंडिंग है फॉर द एडजुडिकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ओके, कहां पर पेंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, तो उसको जो है हमारा होम मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट जो भी चीजें लेकर के आएगी वो देखी जाएगी, फिर उसके मुताबिक उस पर क्या करना है। ओके, अब इसी न्यूज को कंटिन्यू भी किया गया पेज नंबर 8 पे, और वहां पर यह भी कहा गया कि भाई देखिए, देयर इज नो सच ऑब्जर्वेशन हैव बीन फाउंड इन एनी जजमेंट और ऑर्डर डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि भाई हमें कुछ इस पे काम भी करना है या कुछ भी ऐसा, हमें कोई ऑर्डर कोई वो अभी तक नहीं मिला है, तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इन चीजों की बात हुई। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि भाई सेडिशन लॉ जो है पूरा का पूरा, वो हमारा इंपॉर्टेंट कैसे है। तो सेडिशन लॉ डायरेक्टली तो इंपॉर्टेंट खैर है ही है, उसका तो हम देखेंगे ही। इसमें जो सेक्शन है 124A ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कहता है, तो ये सेक्शन 124A जो है वो कहता है कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो लोग भी बोलकर या लिखकर ऐसा कुछ करते हैं, कोई साइन देते हैं या कोई ऐसी चीज रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि हेट्रेड पन पे लोगों में या कंटेम्प्ट हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी उसके लॉ के अगेंस्ट, तो उन पर कार्यवाही की जाएगी, उन पर जो है पनिशमेंट भी दी जाएगी। ओके, जो हमारा सेडिशन लॉ है बेसिकली, अगर उसको थोड़ा सा हम हिस्ट्री में देखें, तो इसको ड्राफ्ट किया था 1837 में किसने? थॉमस मैकॉले ने। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे, और इसको जो है फिर आगे जाके IPC में इनैक्ट किया गया 1860s में। ओके, तो मतलब ये कि इसको जो जिन्होंने इसको लाया वो कौन थे? वो हमारे ब्रिटिश थे। ओके, और जो ये सेडिशन वर्ड है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, द वर्ड सेडिशन इट डिसअपियर्ड
from the Constitution on November 26, 1949 and Article 19(1)(a) gave absolute freedom of speech and expression. लेकिन यहाँ पर इशू ये उठता है कि देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, ठीक है, बट आईपीसी की जो धारा है 124A वहां पर ये इंसर्टेड है सिंस 1870. ओके, इसको डाल दिया गया था. किसने डाला था, इंट्रोड्यूस किया था? सर जेम्स स्टीफन ने. Okay, because he felt that time that it is a need for a specific section to deal with the offense. इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है, अगर फिर भी आप यहां से चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, मैंने डाल दिया है. उसके बाद 1951 में देखिए क्या हुआ. जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली अमेंडमेंट लाई. ही ब्रॉट द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द फ्रीडम गिवन अंडर 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) कौन से राइट से है, फटाफट से कमेंट करके बताइए. मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, और ये एक फंडामेंटल राइट है. इसके अंदर 6 राइट्स भी हैं. कौन कौन से हैं, फटाफट लिख के बताइए. मैंने ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है, तो देखते हैं याद है आपको या नहीं. ठीक है, तो जो हमारा 19(1)(a) था और 19(2) था, उसको जो है अमेंड किया नेहरू जी ने टू एम्पावर द स्टेट टू पुट कर्ब्स इन द फॉर्म ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्री स्पीच. ठीक है, 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर. कौन कौन से हैं ये आपको बस मुझे बताना है. अब इसमें जो है जजमेंट भी आए हैं कुछ, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो केदारनाथ केस माना जाता है 1962 वाला. ओके, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये हेल्ड किया था कि भाई सिडिशन लॉ की वैलिडिटी है. द बेंच हेल्ड दैट सेक्शन 124A ओनली पेनलाइज्ड वर्ड्स दैट रिवील एन इंटेंट और टेंडेंसी टू डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, इसकी बात हुई थी. अब आपको मुझे एक और चीज बतानी है कि आज के डेट में, यानी कि 2021 11 दिसंबर की डेट में सिडिशन जो है वो क्राइम है या नहीं है. यानी कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसका करंट स्टेटस क्या है. ओके, इसको भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है. कोशिश करिए, अपने पॉइंट्स दीजिए, फिर हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये मुद्दा लंबा खींचने वाला है. ओके, हमारी जो अगली खबर है वो है रिलेटेड टू क्लाइमेट जस्टिस. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल जो है ह्यूमन राइट्स डे था, और ह्यूमन राइट्स डे पर हमारा एक्सप्लेनर भी जा चुका है. तो एक जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर कोविंद जी, मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने बोला है कि भाई देखो ह्यूमन राइट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं राइट टू क्लाइमेट जस्टिस या राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस भी होना चाहिए. बिकॉज लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करने के साथ साथ नेचर को प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी थीम थी हमारी थीम 2021 जो थी ह्यूमन राइट्स डे की, वो थी इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स. तो दूसरी जगह मिल गई आपको जहां से ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठा है. और वैसे भी इस पूरे साल ना ह्यूमन राइट्स को ज्यादा ही एक्टिव रहा है. तो आप इन चीज़ों को एक जगह लिख कर रख लीजिए कि भाई कौन कौन से समिट थे, कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस थे, उनके ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थीम थे, उनको बस उठा के आपको डाल देना है. निश्चित नंबर मिलेगा, गारंटी मेरी है. ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारे डिक्लेरेशंस हुए हैं, यूएन डिक्लेरेशंस टाइम टू टाइम पे होते रहते हैं, राइट, उसके हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड, तो वहां पर ना कुछ चीजें बताई जाती हैं. ठीक है, देन ह्यूमन राइट से भी रिलेटेड डिक्लेरेशंस होते हैं. तो जो हमारे डिक्लेरेशंस अभी तक के हुए हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर, ठीक है, उनको हमारे देश में क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 भागों में बांट दिया. पहला हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स विच डील्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. ओके, और दूसरा हो गया हमारा डीपीएसपी, जो कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. डीपीएसपी पिछले साल भी क्वेश्चन था, 2020 में भी क्वेश्चन था, और निश्चित रूप से 2022 में भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आना है. तो देखिए जो हमारे डीपीएसपी हैं उसमें आर्टिकल 36 to 51 में जो है जो बचे हुए हमारे राइट्स थे उनको इंक्लूड किया गया, जैसे कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वल पे, इक्वल वर्क, right to existence worthy of human dignity, right to free and compulsory education, equal justice and free legal aid. ये कई बार पूछता है कि भाई फ्री लीगल एड
कौन से राइट के अंदर है या कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो ये फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता दीजिए कि फ्री लीगल एड की बात कौन से आर्टिकल के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। ठीक है, तो इस पूरे उसका जो है कुछ खास नहीं था, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने कहा है कि भाई टाइम इज रनिंग फॉर प्रिजर्विंग द नेचर। अब जो है फाइनली नीड आ गई है कि हम अपनी अपकमिंग जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपने नेचर को प्रिजर्व करें। एंड दैट इज वाई आई एम बीइंग कॉलिंग फॉर अ डिबेट ऑन द राइट टू क्लाइमेट जस्टिस, जो है एक ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। ठीक है, जहां पर बात होनी चाहिए कि क्लाइमेट को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी, उसे भी एक राइट देना क्यों जरूरी है। और आपको पता होगा एनजीओ लेवल पर और बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज पर काम कर रहे हैं। इस बार के जो हमारे नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए हैं उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी इस आर्टिकल से रिलेटेड। ह्यूमन डिग्निटी की भी बात की है इन्होंने, ये भी कहा कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट्स जो है किस चीजों से है कि भाई किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेट ना हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहे। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन रहे, उनके जो राइट्स हैं वो उन तक पहुंचे, बट स्टिल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो इसीलिए अब जो है पूरी दुनिया को, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को नीड है कि भाई एक डिबेट ऑर्गेनाइज करो, उसमें डिस्कस करो कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसको लागू करो। ठीक है, ये चीजें हुई हैं क्यों? क्योंकि भाई हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को बहुत कुछ ओ करते हैं, इसलिए ये कहना था हमारे प्रेसिडेंट साहब का। आगे चलते हैं। दूसरी जो हमारी न्यूज है वो रिलेटेड है यूएन कॉन्फर्स ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन सोलर अलायंस। सोलर अलायंस आपको पता होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूएन ने अपना ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पर, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारा आईएसए है वो इंडिया और फ्रांस का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, एक जॉइंट एफर्ट है। ठीक, दूसरी चीज जो हमारी मतलब हमारे लेवल पर ये है कि अगर ये चीज जो मिली है हमें, जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा। सो दिस स्टेप विल हेल्प अस टू प्रोवाइड फॉर अ वेल डिफाइंड कोऑपरेशन बिटवीन यूएन एंड द आईएसए विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन ग्लोबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो इससे जो है पूरा मतलब वर्ल्ड लेवल पर एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी इस स्टेप से। और इस एफर्ट को मोबिलाइज करने के लिए जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसमें डिप्लॉयमेंट किए जाएंगे सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। ओके, ये हमारा आईएसए का एम था, ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज लाने के लिए अच्छे तरीके से सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। अब मुद्दा उठता है कि ये आईएसए हमारा कहाँ से आया या क्या था। तो ये आईएसए प्रेजेंट हुआ था 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में टू यूएनएफसी, जो कि पेरिस में हेल्ड हुआ था, कब? 2015 में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यही है कि यूएन ने वो कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि भाई इस पूरे मुद्दे का, मैंने आपको तो समझा दिया कि इसका क्या बेनिफिट होगा, बट हाउ इज दिस गोइंग टू इम्पैक्ट? क्योंकि इस पर ना एक आंसर छोटा सा आप लिख के रख लेना। पहली चीज तो ये कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और दूसरी चीज ये कि इसमें हम और क्या वे फॉरवर्ड क्या देख सकते हैं। ये दो चीजें आपसे मेंस एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसके लिए पहले से आप प्रिपेयर्ड रहना कि आप यहाँ पर क्या कुछ डाल सकते हो। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सेंटर लुकिंग टू यूज स्टबल एज बायोफ्यूल। अब देखिए स्टबल जो है, जो कि पराली जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, पहले तो ये होता था कि भाई जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये पराली के जलाए जाने। ठीक है, अब सेंटर ने क्या किया है, सेंटर कह रहा है कि हम भाई एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसके चलते जो ये स्टबल है इसको हम बायोफ्यूल में और मैन्योर की तरह जो है यूज कर सकें। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकें। और ये सारा एफर्ट इसीलिए हो रहा है कि जो ये स्टबल बर्निंग वाला जो इशू है उसको हम देख सकें, उसको हम काउंटर कर सकें, उसको जो है उसकी वजह से पॉल्यूशन ना हो। ओके, पॉल्यूशन नॉर्थ इंडिया में जो पूरे साल जो है ये इस टाइम पे स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स होता है वो इसीलिए होता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि सेंटर ने कंप्लीटली डीक्रिमिनलाइज कर दिया है स्टबल बर्निंग को विथ रिगार्ड्स टू एयर क्वालिटी कमीशन एक्ट।
ओके, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं पूछेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा कि स्टबल बर्निंग इज जो है इज क्रिमिनलाइज्ड बेसिकली अंडर द एयर क्वालिटी कमीशन एक्ट, ठीक है। या यहाँ पर आपको ऐसे भी कर सकता है कि सेंटर हैज डीक्रिमिनलाइज्ड स्टबल बर्निंग अंडर एयर पॉल्यूशन एक्ट। तो वहां आपको निकालना है कि भाई ढूंढ के निकालना गलत क्या बोल रहा है ये। ओके, ये चीजें थी। थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बायोफ्यूल वर्ड का यूज हुआ है। तो बायोफ्यूल क्या होता है? तो देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो कि ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो लिविंग है या वंस लिविंग मटेरियल था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको जो है हम बायोफ्यूल कहते हैं। अब ये बायोफ्यूल जो है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन, आई एम श्योर आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो यहाँ से आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब आपका यहाँ पर काम ये है कि आप मुझे बताएंगे इन तीनों से ही रिलेटेड एग्जाम्पल। अपने आसपास की चीजों में देखना, कोशिश करना अपने आसपास की चीजों में खोजने की कि क्या चीज ऐसी है, या हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें से देखकर आप समझने की कोशिश करना कि कौन सी ऐसी चीजें जिसमें हम ऑर्गेनिक बायोफ्यूल के अंडर डाल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों ही नेचर की, और आपको ये मुझे बताना है, ठीक है। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं चाहूं तो मैं आपको यहां बता सकती हूँ, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया उसका रीजन है। रीजन ये है कि अगर मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर ही तो आपको ये एग्जाम तक जाते जाते भूल जाएगा, लेकिन अगर आप ये मुझे खुद लिख कर बताओगे ना, डेफिनेटली ये याद रहेगा। ये सारी देखो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं चीजों को याद रखने की, ठीक है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं या हम कोई गाना सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में अटक के रहता है, बिकॉज इट हैज कनेक्टेड इट, हमने उसको या तो गाया होगा या देखा होगा या लिखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे, आप लिखोगे वहां पर, तो ये आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक स्टिक रहने वाली चीज है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेन रीजंस क्या हैं फॉर शिफ्टिंग टू बायोफ्यूल्स। भाई मेन रीजंस ये हैं बायोफ्यूल्स लाने के कि भाई एक तो सबसे ज्यादा राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल, दूसरा एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, एंड इंटरेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फ्यूल फ्रॉम एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, जो कि फार्मर्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी। अब ये जो पराली हमारी जलती है, दिस इज द एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू क्रॉप रेसिड्यू टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड टू शो द नेक्स्ट क्रॉप, ठीक है। अब कहाँ ले जाएं, कहाँ उसको डालें, तो क्या करते हैं लोग, उसको जला देते हैं फटाफट से। क्यों? क्योंकि उन्हें प्लान करना होता है अपनी नेक्स्ट क्रॉप, जो कि विंटर क्रॉप, राबी क्रॉप्स जो है उन्हें प्लान करनी होती है, और ये स्पेशली होता है 2 जगहों पर, हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर देखा जाता है ये चीज, ठीक है। और उनके लिए पराली को जलाना या स्टबल फार्म बर्निंग करना जो है सबसे चीपेस्ट और सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस स्टबल। और रिसेंटली जो है एक और न्यूज भी आई थी कुछ समय पहले इससे रिलेटेड, कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, दे हैव डेवलप्ड अ बायो डीकम्पोजर टेक्निक, ओके। और इस बायो डीकम्पोजर टेक्निक को कहा जा रहा है पूसा, PUSA डीकम्पोजर्स, बिकॉज दिस इज कन्वर्टिंग क्रॉप स्टबल इनटू दी कंपोस्ट, ओके। ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी आपकी उस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड, जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो आप मुझे फटाफट से इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो बहुत सिंपल सी न्यूज है कि हमारे जो बालकृष्ण दोषी साहब हैं, ओके, इनको जो है एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है, जो जिसका नाम है रॉयल गोल्ड मेडल, ओके, रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल का हाईएस्ट ऑनर है फॉर दी आर्किटेक्चर, ओके। तो इनको जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 70 साल का इनका पूरा जो करियर है उसमें इन्होंने 100 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और अभी एट प्रेजेंट जो है ये बालकृष्ण साहब 94 ईयर्स ओल्ड हैं, ये इंडियन आर्किटेक्चर हैं, ओके। और इनको जो है ये मेडल जो है ये अप्रूव किया गया है फ्रॉम पर्सनली क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा, ठीक है। तो ये थे हमारी आज की न्यूज़ हेडलाइंस, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो सकती हैं।
आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें आपको नोट करने लायक मिली होंगी। प्लीज़ नोट करिए उसको, और अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की और आपको उसका सॉल्यूशन देने की। और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, प्लीज़ कोशिश करिए उनको एक जगह लिख करके हमें कमेंट सेक्शन में बताने की, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें आपके साथ एग्ज़ाम हॉल तक जाएंगी। जो 2 घंटे का टाइम होता है स्पेशली प्रीलिम्स में और हमारे मेंस के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम होता है, उसमें और कुछ नहीं हमें याद होता, बट ये चीज़ें हमारे साथ सदैव रहती हैं, जो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, इसका आंसर मैंने किया था, ये आंसर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से अपनी तैयारी को और पावरफुल और कॉम्पैक्ट बनाते रहिए। जुड़िए हमारे साथ यूट्यूब डेली #CD रिचुअल्स पर, जहाँ पर आपको तमाम कोशिशें हमारी हैं कि आपको हम बहुत सारे लेक्चर्स दें, बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टफ प्रदान करें। इसके साथ साथ संडे को आपके लिए कुछ खास लेकर मैं आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड टू CD डेली रिचुअल्स। थैंक यू so much guys for attending the lecture, and if you have not subscribed yet, please do subscribe and do not forget to press the bell icon, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जैसे ही हमारे प्रोग्राम्स लाइव होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.